के पैसे मिलते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता, मीडिया के लोग क्या दिखाते हैं? शुक्रवार के दिन नमाज के समय सारी दुकानें बंद हो जाती है, उस दिन दो चार पत्थर उछाल लेते हैं, पूरे देश में हलचल हो जाती है, जम्मू कश्मीर बंद, जम्मू कश्मीर बंद, अलगाववादी ताकतें जिंदाबाद, अलगाववादी ताकतें जिंदाबाद। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रवादी कार्यकर्ता पीओ के तक घुसकर उनको मार रहे हैं, उनको समझा रहे हैं। अंतर यह है कि उनको मारने का तरीका वामपंथियों की तरह नहीं हमारा। जन्म से, युवा से, धर्म से सहिष्णु होते हैं और शायद ये वामपंथी भूल गए हैं। जिस दिन भारतीय समाज और संस्कृति और हिंदुत्व अपने मर्यादा और अनुशासन को भूल जाएगा, उस दिन गिन गिन के मारेगा, शायद यूरोप भी नहीं बचेगा। भारत के आबादी से छोटे कई देश हैं और भारत से छोटे कई महाद्वीप हैं। भारतीय समाज प्राचीन काल से ही अनुशासन में रहा है, मर्यादित रहा है, अतिथि सत्कार हमारा एक धर्म रहा है। इस चलते ये जो विदेशी विचारधाराएं हैं, इनके लिए भारत एक पोषक भूमि बनी। हमारे पूर्वजों ने हिंसा पर ध्यान न देके अहिंसा पर ध्यान दिया, लेकिन केवल अहिंसा परमो धर्मा नहीं है। अहिंसा परमो धर्मा है तो धर्म हिंसा तदेव च भी है। यदि हम अहिंसावादी हो सकते हैं तो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए हिंसावादी भी हो सकते हैं। निश्चित तौर पर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो बांग्लादेश शरणार्थी आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से आना उन्होंने कम कर दिया, बंद कर दिया है। चाइना की बात करें, अनाधिकृत प्रवेश कर रहा है। बंगाल में वामपंथियों का आतंक था, ममता बनर्जी आई, देखो वामपंथियों से और भी आगे निकल गई। पूरी तरह से सांप्रदायिक ताकतों के आधार पर राजनीति हो रही है। हम बात उत्तर प्रदेश की करें तो आपने कुछ माह पहले पढ़ा होगा कि एक गांव से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। आज का जो हमारा धरना है वो केरल को लेकर है, तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पी विजयन, उन पर भी हत्या का आरोप है। जब वो पोलित ब्यूरो के सदस्य थे तब उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या किया और ये आरोप न्यायालय में अभी प्रक्रियागत है। कोई व्यक्ति घर में सो रहा परिवार के साथ, उसके यहां बम फेंका जा रहा है। कोई व्यक्ति अपनी गर्भवती बहन को दवा लेने जा रहा है, उसको जान से मार दिया जा रहा है। एक 12 वर्ष की बच्ची है विस्मया, अभी आपने कई बार उसका नाम सुना। वो बच्ची 12 साल में अंतर्राष्ट्रीय नाम कमा चुकी है। वो आने वाले समय में हमारे देश का एक बड़ा गौरव हो सकती है। तो केवल वहां जो कार्यकर्ता मुल्ला प्रेम, एजू खान, संतोष जी की मृत्यु हुई, वो केवल कार्यकर्ता की मृत्यु नहीं है, वो राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए हिंदुत्व की मृत्यु के समान वामपंथियों ने जो आचरण किया, उस विस्मया का क्या होगा। उसने एक कविता लिखा, उस कविता का एक छोटा सा सारांश है एक लाइन का। उसमें उसने लिखा है कि मुझे मीठी मीठी लोरी सुनाने वाले, मुझे मीठी मीठी लोरी सुनाकर सुनाने वाले मेरे पापा की हत्या क्यों कर दी आप लोगों ने। ऐसा एक 12 वर्ष की बच्ची लिख रही है। अभी एशिया नेट टेलीविजन चैनल में उसने डिबेट किया था इंटरनेशनल का, वो विस्मया है। आप में से कई लोगों ने विस्मया का नाम सुना होगा। तो इस तरह से इनकी ये जो हरकतें हैं पाशविक है, बर्बरतापूर्ण है, असभ्य है और मुझे लगता है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों में इन साधनों का कोई महत्व नहीं है। आज मैं इस मंच से यह कहना चाहूंगा कि जब वामपंथियों द्वारा हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, तब मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता कहां चले जाते हैं, तब प्रगतिशील लेखक कहां चले जाते हैं, तब सम्मान और पुरस्कार वापसी क्यों नहीं होती है, क्या हो जाता है। तो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूंगा कि विश्व में समाजशास्त्रियों ने अध्ययन किया, उस अध्ययन से एक निष्कर्ष आया। वो निष्कर्ष ये था कि जितना खून खराबा विश्व में धर्म के कारण हुआ है, उतना खून खराबा किसी अन्य कारणों से नहीं हुआ है। जहां विश्व के अनेक धर्मों ने, अनेक क्रांतियों को, हिंसाओं को जन्म दिया, वही भारतीय धर्म ने, भारतीय संस्कृति ने, भारतीय विचारधाराओं ने शांति का संदेश दिया। इसलिए हम कहते हैं कि आने वाले समय में विश्व का दिग्दर्शन हमारा भारत करेगा। मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम
अध्ययन करने की आवश्यकता है। भारत का बहुत बड़ा भाग गांव में निवास करता है। गांव में शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न है। सिलेबस के अलावा कोई भी बातें युवा वर्ग नहीं पढ़ रहा है, तो बड़ी संख्या में युवा वर्ग है। मैं आपसे अपील करूंगा, अध्ययन करिए, सोशल मीडिया का सदुपयोग करिए। विश्व के अध्ययन से एक नई बात सामने आ रही है। हमारे प्रधानमंत्री बार बार उस बात को अप्रत्यक्ष तौर पर कह रहे हैं और उस रूप में दौरा भी कर रहे हैं। वो ये है कि 21वीं सदी का जो विश्व होगा उसमें कोई भी देश किसी भी देश पर सीधे शासन नहीं करेगा। उसका कारण है अंतरराष्ट्रीय ऐसी व्यवस्थाएं विकसित हो गई हैं। यूएनओ जैसे संगठन बन गए हैं। लेकिन यूएनओ है क्या? अमेरिका के क्लब क्यों है? क्योंकि अमेरिका टोटल खर्चे का ज्यादा चंदा देता है, इसलिए क्लब है। लेकिन क्लब को भी अपनी मानवता को, मर्यादा को बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं परतंत्रता को रोकना तो पड़ेगा कि कोई देश किसी देश को गुलाम ना बनाए। तो उससे एक नया तरीका सामने आया है, वो है औपनिवेशिक साम्राज्यवाद। वो कभी तेल की राजनीति के चलते, कभी खनिज की राजनीति के चलते, कभी बाजार के चलते देखा जाता है। इस औपनिवेशिक साम्राज्यवाद को समझना पड़ेगा। और इन औपनिवेशिक साम्राज्य के बाद ये वामपंथी ताकतें हैं, या कुछ ऐसी ताकतें हैं जो यूरोप से धन इकट्ठा करके भारत को तोड़ने के लिए खर्च करती हैं। इन ताकतों को भापना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। आज विश्व में कोई किसी से प्रत्यक्ष युद्ध नहीं कर रहा है। आज विश्व में विभिन्न सभ्यताओं का द्वंद्व चल रहा है और इस द्वंद्व में जो विजेता बनेगा वो विश्व शक्ति बनेगा। और इसमें कोई शक नहीं है, हमें अपनी संस्कृति पर, अपने विचार पर ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम विश्व शक्ति बनेंगे। हिंदुत्व का एक प्रोडक्ट, हिंदुत्व का एक उत्पाद हमारे प्रधानमंत्री पूरे विश्व को मिला सकते हैं। तो 125 करोड़ आबादी यदि हिंदुत्व का पालन पोषण करने लगेगी तो क्या हो सकता है, आप समझ सकते हैं। तो हिंदुत्व एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। डोनाल्ड ट्रंप भी इस रास्ते में चल रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेने से भारतीय मूल के अमेरिकी वोट डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाते हैं। लेकिन आज एक व्यक्ति को पराजित करने के लिए, एक व्यक्ति को परेशान करने के लिए, उसकी ईमानदारी पर, नैतिकता पर आक्षेप लगाने के लिए आज सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। ये गलत बात है। इसलिए हम सबको जागना होगा, समझना होगा और निस्वार्थ भाव से देश के लिए, समाज के लिए कार्य करना होगा। कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि हम घर छोड़ के निकल जाए। यदि मैं शिक्षा हूं, मैं ईमानदारी से पढ़ाऊं, मैं छात्र हूं तो ईमानदारी से पढ़ूं, मैं व्यवसायी हूं तो ईमानदारी से व्यवसाय करूं। यह ईमानदारी का आशय लाभ ना कमाना नहीं है, ईमानदारी का आशय नैतिक सत्ता से है। और इन वामपंथियों के पास नैतिक सत्ता का सर्वदा अभाव रहा है। यदि नैतिक सत्ता नहीं तो संकल्प शक्ति नहीं, संकल्प शक्ति नहीं तो आत्मविश्वास नहीं, आत्मविश्वास नहीं तो सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं, और सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं तो विकास नहीं, विकास नहीं तो समग्रता नहीं, और समग्रता नहीं तो कोई भी नहीं। ये केवल हमारे जीवन दर्शन में हो सकता है। मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों और भाइयों, इस धरने की प्रासंगिकता तब होगी जब हम आज से, जब पहले वामपंथी अपनी हिंसा का मार्ग छोड़ के, रास्ता न छोड़ के सही रास्ते पर ना जाए, हम संघर्ष करते रहेंगे। और वो संघर्ष हमारा अहिंसावादी होगा। लेकिन याचना और अहिंसा का रास्ता बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। महाभारत की फिर आवश्यकता है। इनको याद दिलाना पड़ेगा कुरुक्षेत्र में कौरवों को कैसे मारा गया था। कौरव भ्रष्ट थे, पांडव कम भ्रष्ट थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को चुना क्योंकि पांडवों में सुधार की संभावनाएं थी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना से लेकर आज तक इन चुनौतियों का हर तरह से प्रत्युत्तर दे रहा है, चाहे वो सामाजिक समरसता के रूप में हो, चाहे वो आतंकवाद का जवाब हो, या अलगाववाद का जवाब हो, या और भी अन्य माध्यमों से। पूर्वोत्तर में आज राष्ट्रवादी ताकतें जाग रही हैं। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता गांव-गांव, जंगल-जंगल में कार्य कर रहे हैं। अखिल भारतीय वनवास कल्याण आश्रम का कार्य वहां तक पहुंच गया है जहां तक सरकारों का काम नहीं पहुंचा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने इन शक्तियों को पोषक भूमि उपलब्ध कराई है, इनको चंदा दिया, इनको हफ्ता दिया है, इसलिए इनकी औकात बहुत बढ़ गई है। आज 21वीं सदी के भारत में, प्रजातांत्रिक भारत में, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक राष्ट्र होने के कारण इस तरह की गतिविधियों का कोई स्थान नहीं है। सरेआम वहां मानवाधिकारवादी कार्यकर्ता शांत बैठे हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों की वकालत करने वाले लेखक शांत बैठे हैं। इसलिए केरल की सरकार जाग जाए और केंद्र सरकार को इस दिशा में सोचकर सरकार को बर्खास्त करते हुए आर्टिकल 356 का प्रयोग करना चाहिए और सत्यारे मुख्यमंत्री को कुर्सी से बाहर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वंदे मातरम।
देश अपनी माटी, केरल है या गुवाहाटी। केरल की मार्क्सवादी सरकार भंग करो, भंग करो। केरल की मार्क्सवादी सरकार, केरल की मार्क्सवादी सरकार। आज के इस कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित है सुश्री शिल्पा देशपांडे, जो राष्ट्र सेविका समिति की सह प्रचारिका है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगे।